नमस्ते बच्चों। अपन फोर्थ पार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक्स का, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है वो प्रिंसिपल होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, कॉमन एक्सपीरियंसेस है जो कि बहुत सारे कन्वेंसिबल प्रोसेस को बताता है जो कि परफेक्टली अलाउड होता है फर्स्ट क्लास से, और ये कभी भी ऑब्जर्व नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो कोई भी बुक जो है कोई भी टेबल पे है तो जंपिंग कर रहा है हाइट बाई इटसेल्फ। ठीक है, जो ऐसे थिंग्स होते हैं वो पॉसिबल होते हैं यदि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ओनली रिस्ट्रिक्शन हो। टेबल कूल हो सकता है, स्पॉन्टेनियसली कन्वर्ट कर सकता है इंटरनल एनर्जी को इक्वल अमाउंट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बुक में, जो कि होप करेगा हाइट विद पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी। अब ये नेवर ऐसा नहीं होता है, कुछ एडिशनल बेसिक प्रिंसिपल होते हैं नेचर के जो कि फॉरबिट करता है, सेटिस्फाई करेगा एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल को। जो प्रिंसिपल होता है डिसअलाउ करेगा मेनी फिनोमिना कंसिस्टेंट फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, जिसको अपन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कहते हैं। ठीक है बच्चों, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अपन को फंडामेंटल लिमिटेशन ऑफ टू द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर के बारे में बताता है। सिंपल टर्म्स में अपन ये कह सकते हैं कि जो एफिशिएंसी होता है हीट इंजन का वो कभी भी यूनिटी नहीं हो सकता, और ये बताता है कि हीट रिलीज होता है कोल्ड रिजर्वेयर से वो कभी भी जीरो नहीं होगा। रेफ्रिजरेटर के लिए सेकंड लॉ कहता है कि जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है वो कभी भी इनफाइनाइट नहीं होगा, और ये इंप्लाई करता है जो एक्सटर्नल वर्क डन होगा वो कभी भी जीरो नहीं होगा। अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, एक कैल्विन की वजह से एक प्लैंक से, जिन्होंने डिनाई किया था पॉसिबिलिटी ऑफ परफेक्ट हीट इंजन को, और उन्होंने कैलकुलस ने डिनाई किया था पॉसिबिलिटी ऑफ परफेक्ट रेफ्रिजरेटर या हीट पंप को, जो कि समरी है इस ऑब्जर्वेशन का। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में देखो, कोई भी प्रोसेस पॉसिबल नहीं है जिसका सोल रिजल्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम रिजर्वायर हो और कंप्लीट कन्वर्जन हो हीट का वर्क में। और कैल्कुलस ने बोला था कि कोई प्रोसेस पॉसिबल नहीं है जिसका सोल रिजल्ट ट्रांसफर ऑफ हीट हो फ्रॉम कोल्डर ऑब्जेक्ट टू हॉटर ऑब्जेक्ट। ये प्रूव हुआ था टू स्टेटमेंट का, जो कि कंप्लीटली इक्विवेलेंट है। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस, इमेजिन करो कुछ प्रोसेस है थर्मोडायनेमिक सिस्टम में जो कि गोस करता है इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट, और प्रोसेस द सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा हीट फ्रॉम द सराउंडिंग और परफॉर्म करेगा वर्क। अब अपन क्या इस प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं, और क्या सिस्टम और सराउंडिंग के इनिशियल इस इफेक्ट को एक्सपीरियंस सजेस्ट करता है कि बहुत सारे प्रोसेस जो हमारे नेचर में पॉसिबल नहीं है, जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वो इरिवर्सिबल है। सेवरल एग्जांपल सीटेड है, जो बेस है वेसल्स का ओवम में हॉटर होता है अदर पार्ट से, जब वेसल्स को रिमूव करते हैं तो हीट ट्रांसफर होता है अदर पार्ट में, और ब्रिंगिंग करता है वेसल्स को यूनिफॉर्म टेम्परेचर पे। ठीक है, कूल करता है टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग को, जो प्रोसेस होता है वो रिवर्स नहीं होता। अब पार्ट ऑफ वेसल्स है वो कूलर नहीं होता है, वार्म हो जाता है बेस पे, ये वायलेट करता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को। और द फ्री एक्सपेंशन जो गैस होता है वो इरिवर्सिबल होता है, जो कंबक्शन रिएक्शन होता है मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड एयर का, वो इग्निटेड होता है स्पार्क से, वो रिवर्स नहीं होता। कुकिंग गैस लीक करता है गैस सिलेंडर से किचन में और डिफ्यूज होता है इंटायर रूम में, जो डिफ्यूजन प्रोसेस हो स्पॉन्टेनियसली रिवर्स होता है और गैस को लाता है सिलेंडर में, जो स्ट्रिंग ऑफ लिक्विड होता है थर्मल कॉन्टैक्ट में रिजर्वायर में, वो कन्वर्ट करता है वर्क को हीट में, इंक्रीज करेगा इंटरनल जो रिजर्वायर को, जो प्रोसेस होता है वो रिवर्स नहीं होता है, और अमाउंट ऑफ कन्वर्जन इंटायरली इनटू वर्क नहीं होगा, वायलेटिंग करेगा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को। इरिवर्सिबिलिटी एक रूल होता है जो कि एक्सेप्शन होता है नेचर में। इरिवर्सिबिलिटी अराइजेस होता है दो कॉजेस में, एक होता है पहला कि मेनी प्रोसेस है जैसे फ्री एक्सपेंशन या नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट है, दूसरा मोस्ट प्रोसेस इन्वॉल्व फ्रिक्शन विस्कोसिटी और अदर डिसिपेटिव इफेक्ट है। मूविंग बॉडी है कमिंग टू स्टॉप है और वो अपने मैकेनिकल एनर्जी को लूज कर रहा है और हीट टू द फ्लोर हो रहा है। रोटेटिंग ब्लेड है, स्टॉप हो रहा है ड्यू टू विस्कोसिटी और लूज कर रहा है मैकेनिकल एनर्जी को। ठीक है, गेन कर रहा है इंटरनल ऑफ लिक्विड को। डिसिपेटिव इफेक्ट्स प्रेजेंट एवरीवेयर होता है और मिनिमाइज होता है, फुल्ली एलिमिनेटेड नहीं होता है। बहुत सारे प्रोसेस जो है वो इरिवर्सिबल है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है स्टेट इनिशियल फाइनल रिवर्सिबल होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस जो होता है वो टर्न बैक होता है, बोथ द सिस्टम और सराउंडिंग रिटर्न करेगा ओरिजिनल स्टेट में और कोई अदर चांस नहीं होगा। और प्रीसीडिंग सेक्शन में रिवर्सिबल प्रोसेस आइडियलाइज नोटेशन होता है, प्रोसेस रिवर्सिबल होगा यदि क्वाजी स्टैटिक होगा सराउंडिंग से एट एवरी स्टेज और यहाँ पे कोई भी डिसिपेटिव इफेक्ट ना हो। ठीक है, और एग्जांपल की बात करें तो क्वासी स्टैटिक आइसोथर्मल एक्सपेंशन जो होता है आइडियल गैस का सिलेंडर फिटेड विद फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन होता है, जो कि रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। वाइज रिवर्सिबिलिटी ऐसा बेसिक कॉन्सेप्ट क्यों है थर्मोडायनेमिक बच्चों? जैसे कि अपन को पता है कि थर्मोडायनेमिक इफिशिएंसी होता है जिसमें हीट कन्वर्टेड होता है वर्क में। जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है वो बोलता है कि पॉसिबिलिटी ऑफ परफेक्ट इंजन हो जिसमें 100% एफिशिएंसी हो। क्या हाईएस्ट एफिशिएंसी पॉसिबल है हीट इंजन का जो कि वर्क करेगा बिटवीन टू रिजर्वायर एट टेम्परेचर T22? यहाँ पे टर्न आउट होगा हीट इंजन में, जो कि बेस्ट आइडियलाइज्ड रिवर्सिबल प्रोसेस होगा जो कि अचीव करता है हाईएस्ट एफिशिएंसी पॉसिबल को। सभी अदर इंजन इन्वॉल्व होगा इरिवर्सिबिलिटी एनीवेज में, ठीक है, जिसका लोअर होगा लिमिटिंग फ्रीक्वेंसी से। अब बात करेंगे बच्चों कार्नोट इंजन के बारे में। तो सपोज करो हमारे पास कोई हॉट रिजर्वायर है, टेम्परेचर T1 है, कोल्ड रिजर्वायर टेम्परेचर T2 है। अब यहाँ पे क्या मैक्सिमम एफिशिएंसी पॉसिबल हो सकती है? हीट इंजन जो कि ऑपरेट करेगा बिटवीन द टू रिजर्वायर, और क्या साइकिल ऑफ प्रोसेस अडॉप्ट होगा मैक्सिमम एफिशिएंसी को अचीव करने के लिए? सैडी कार्नोट एक फ्रेंच इंजीनियर थे जिन्होंने कंसिडर किया इस क्वेश्चन को 1824 में। इंटरेस्टिंगली कार्नोट अराइव्ड हुआ था करेक्ट आंसर, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हीट और थर्मोडायनेमिक है, जो कि फॉर्मली स्टेब्लिश्ड है।
अपन एक्सपेक्ट करते हैं कि जो आइडियल इंजन है वो ऑपरेट करे बिटवीन टू टेम्परेचर और रिवर्सिबल इंजन हो। इरिवर्सिबिलिटी एसोसिएट होता है डिसिपेटिव इफेक्ट से, जो कि रिमार्क होता है प्रीसीडिंग सेक्टर एंड लोएस्ट एफिशिएंसी। एक प्रोसेस रिवर्सिबल होगा यदि वो क्वासी स्टैटिक हो, नॉन डिसिपेटिव हो। अपन देखें कि प्रोसेस नॉन क्वासी स्टैटिक नहीं है, इन्वॉल्व हो रहा है फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है सिस्टम और रिवर्सरवायर के बीच। ये इंप्लाई करता है कि रिवर्सिबल हीट इंजन में जो ऑपरेट होता है दो टेम्परेचर, तो यहाँ हीट शुड बी एब्जॉर्ब होगा आइसोथर्मली और रिलीज होगा आइसोथर्मली। और अपन आइडेंटिफाई करते हैं दो स्टेप ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन को, आइसोथर्मल प्रोसेस एट टेम्परेचर T1 जो कि एब्जॉर्ब करेगा हीट Q1 फ्रॉम हॉट रिजर्वायर, एंड अदर आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर T2 जो कि रिलीज हीट Q2 करेगा टू द कोल्ड रिजर्वायर। और ये साइकिल को कंप्लीट करने के लिए अपन टेक करते हैं सिस्टम को टेम्परेचर T1 से T2 और बैक करते हैं T2 से T1। अब यहाँ पे कौन सा प्रोसेस रिवर्सिबल है, लिटिल रिफ्लेक्शन अपन को बताता है, अडॉप्ट करता है रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। इन्वॉल्व होगा नो हीट फ्लो होगा एनी अदर रिजर्वायर पे अप्लाई करे अदर प्रोसेसेस में जो कि एडियाबेटिक नहीं है, जैसे आइसोकोरिक प्रोसेस। तो यहाँ पे सिस्टम होगा वन टेम्परेचर टू अनदर, अपन सीरीज ऑफ रिजर्वायर देखेंगे रेंज T2 टू T1 टू इंश्योर करेंगे एट दिस स्टेज द प्रोसेस क्वासी स्टैटिक होगा। रिमेंबर रखना कि फॉर प्रोसेस टू बी क्वासी स्टैटिक रिवर्सिबल यहाँ पे कोई भी फाइनाइट टेम्परेचर नहीं होगा बिटवीन सिस्टम एंड रिजर्वायर। अपन कंसीडर करेंगे रिवर्सिबल इंजन को जो कि ऑपरेट होगा ओनली टू टेम्परेचर। एडियाबेटिक प्रोसेस मस्ट स्प्रिंग करेगा अबाउट टेम्परेचर चेंज द सिस्टम T1 टू T2 एंड T2 टू T1 इन दिस इंजन, ठीक है बच्चों। यहाँ देखिए प्रेशर है, वॉल्यूम है, कार्नोट साइकिल है हीट इंजन का जिसमें आइडियल गैस वर्किंग सब्सटेंस है। अब बच्चों देखो रिवर्सिबल हीट इंजन ऑपरेट करता है बिटवीन टू टेम्परेचर, इसको कार्नोट इंजन कहेंगे। और अपन आर्ग्यूट करते हैं कि इंजन मस्ट हैव फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ स्टेप होना चाहिए जो कि अपन कार्नोट साइकिल कहते हैं। अपन वर्किंग सब्सटेंस ऑफ कार्नोट को भी एक आइडियल गैस की तरह लेंगे। स्टेप 1 क्या है, दो आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है गैस का, टेकिंग स्टेट होगा P1 T1 और P2 V2। जो हीट एब्जॉर्ब होगा गैस के द्वारा Q1 फ्रॉम रिजर्वायर टेम्परेचर T1 वो गिवन होगा, और यहाँ पे वर्क डन होगा W1 से 2 बाय द गैस ऑन द एनवायरनमेंट Q म्यू RT ln V2 अपॉन V1। अब यहाँ पे क्या होगा 2 से 3 में एडियाबेटिक एक्सपेंशन होगा P2 V2 T2 टू P3 V3 वर्क डन बाय गैस होगा म्यू R T1 - T2 गामा -1 आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा और हीट रिलीज होगा टू द रिजर्वायर टेम्परेचर T2 गिवन। और यहाँ पे वर्क डन होगा एनवायरनमेंट में म्यू RT ln V3 अपॉन V होगा, एडियाबेटिक कंप्रेशन होगा गैस का, ठीक है। वर्क डन होगा म्यू आर T1 - T2 गामा -1 होगा, टोटल वर्क डन होगा कंप्लीट साइकिल में। इफिशियंसी कार्नोट इंजन का कितना हो जाएगा W अपॉन Q1 - Q2 अपॉन Q1 1 - T2 अपॉन T1 सिंस 2 से एडियाबेटिक हो T1 V2 गामा -1 T2 V3 गामा -1। तो यहाँ से स्टेप 4 से 1 आएगा, एडियाबेटिक प्रोसेस होगा। और यहाँ से इफिशियंसी देखेंगे 1 - T2 अपॉन T1 होगा जो कि कार्नोट इंजन होगा, ठीक है। 1 - T2 अपॉन T1। अपन ने कार्नोट इंजन को देख लिया कि ये रिवर्सिबल इंजन होता है और ये ओनली रिवर्सिबल इंजन पॉसिबल है जो कि वर्क करेगा दो रिजर्वायर एट डिफरेंट टेम्परेचर। और ईच स्टेप कार्नोट साइकिल का गिवन है 12.11 में जो कि रिवर्स है। ये अमाउंट ऑफ टेकिंग हीट Q2 है फ्रॉम द कोल्ड रिजर्वायर एट T2 डूइंग वर्क सिस्टम एंड ट्रांसफर कर रहा हीट Q1 टू द हॉट रिजर्वायर। ये रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर है। अपन स्टेब्लिश करेंगे इंपॉर्टेंट रिजल्ट जिसको अपन कार्नोट थ्योरम कहते हैं जो कि वर्किंग होगा बिटवीन टू गिवन टेम्परेचर T1 T2 हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर रिस्पेक्टिवली। कोई भी इंजन एफिशिएंसी नहीं होगा कार्नोट इंजन से, और दूसरा क्या जो एफिशिएंसी होगा कार्नोट इंजन का वो इंडिपेंडेंट होता है नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस में। अपन को प्रूव करना है रिजल्ट को, तो इमेजिन करो रिवर्सिबल कार्नोट इंजन R और इरिवर्सिबल I वर्किंग जो कि सेम सोर्स है, ठीक है। और कपल करेंगे इंजन को कि I एक्ट एज अ हीट इंजन और R एक्ट एज अ रेफ्रिजरेटर। अब I एब्जॉर्ब करेगा हीट Q1 फ्रॉम द सोर्स, डिलीवर करेगा वर्क W एंड रिलीज करेगा हीट Q1 - W टू द सिंक। और अरेंज करेंगे R रिटर्न होगा सेम हीट में Q1 टू द सोर्स टेकिंग हीट Q2 फ्रॉम द सिंक और रिक्वायरिंग वर्क होगा Q1 - Q2 टू बी डन ऑन इट, ठीक है बच्चों। सपोज करो R से ज़्यादा L की एफिशिएंसी है, ठीक है। अब सपोज करो तो R वेयर एक्ट करेगा इंजन जो कि लेस वर्क आउटपुट देगा I से, और गिवन Q1 और R एक्ट अगर रेफ्रिजरेटर की तरह करेगा तो Q2 हो जाएगा Q1 - W, मतलब होल द कपल्ड IR सिस्टम एक्सट्रैक्ट करेगा हीट फ्रॉम द कोल्ड रिजर्वायर और डिलीवर करेगा सेम अमाउंट ऑफ वर्क इन वन साइकिल विदाउट एनी चेंज इन सोर्स ऑफ एनीवेयर एल्स। ये क्लियरली अगेंस्ट था केल्विन प्लैंक कांस्टेंट के, ठीक है, ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। यहाँ पे असर्शन है कि एफिशिएंसी I का ज़्यादा होगा R से, जो कि रॉन्ग है। कोई भी इंजन की एफिशिएंसी ग्रेटर नहीं हो सकती कार्नोट इंजन से, ठीक है बच्चों। कोई भी एफिशिएंसी की इंजन मतलब कार्नोट इंजन से ज़्यादा नहीं सकती। सिमिलर आर्गूमेंट कॉन्स्ट्रक्ट हुआ था रिवर्सिबल इंजन में जो कि पर्टिकुलर सब्सटेंस जो कि मोर इफिशिएंट होता है अनदर सब्सटेंस से। जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है कार्नोट इंजन की वो गिवन है 12.32 में, और इंडिपेंडेंट होता है नेचर ऑफ सिस्टम से, परफॉर्म करेगा कार्नोट साइकिल। और जस्टिफाई करेंगे आइडियल गैस ऑफ सिस्टम से, कैलकुलेट करेंगे एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन को। जो आइडियल गैस होता है वो सिंपल इक्वेशन होता है स्टेट का जो कि अलाउ करता है रेडली कैलकुलेट करेगा एफिशिएंसी, बट फाइनल रिजल्ट ऑफ फॉर एफिशिएंसी इज ट्रू होता है एनी कार्नोट इंजन के लिए। जो फाइनल रिमार्क होता है कार्नोट साइकिल का W Q1 अपॉन Q2 T1 by T2 ये यूनिवर्सल रिलेशन होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ सिस्टम होगा। Q1 Q2 रिस्पेक्टिवली होगा, हेड एब्जॉर्ब रिलीज आइसोथर्मली होगा।
और कार्नोट इंजन में, ठीक है। देयरफॉर यूज्ड टू डिफाइन करेगा ट्रूली यूनिवर्सल थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल को, जो कि इंडिपेंडेंट होगा पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम में, जो कि यूज्ड होगा कार्नोट साइकिल में। आइडियल गैस एज अ वर्किंग सब्सटेंस होगा तो ये यूनिवर्सल टेम्परेचर सेम होगा आइडियल गैस टेम्परेचर जो कि इंट्रोड्यूस्ड है सेक्शन 12.11 में। तो बच्चों याद रखिएगा, जो हमारा कोई भी इंजन होता है उसकी एफिशिएंसी कार्नोट इंजन से ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। और जो फाइनल रिमार्क है Q1/Q2 T1/T2 होगा, यूनिवर्सल रिलेशन है जो कि इंडिपेंडेंट होगा नेचर ऑफ सिस्टम से, ठीक है। और बच्चों इंपॉर्टेंट ये है कि कार्नोट इंजन एक रिवर्सिबल इंजन है, ठीक है। और याद रखिएगा कोई भी इंजन की इफिशियंसी मोड नहीं हो सकती कार्नोट इंजन से, और जो इफिशियंसी होगी कार्नोट इंजन की वो बच्चों नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस से डिपेंड नहीं करेगा। इफिशियंसी क्या होगा 1 - T2/T1 होगा कार्नोट इंजन का बच्चों, ठीक है। और रिवर्सिबल हीट इंजन ऑपरेट करेगा बिटवीन टू टेम्परेचर, इसी को अपन कार्नोट इंजन कह रहे थे बच्चों। कार्नोट इंजन याद रखना प्रोसेस रिवर्सिबल तभी होगा वो क्वाजी स्टैटिक हो, नॉन डिसिपिटेटिव हो, ठीक है। यदि प्रोसेस क्वाजी स्टैटिक नहीं है तो वो हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है बच्चों। और ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक से अपन को परफेक्ट इंजन विद 100% इफिशियंसी के बारे में भी पता चलता है। जो फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस होता है ना बच्चों वो इरिवर्सिबल होता है, ठीक है। और जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है नेचर में वो भी इरिवर्सिबल होता है। ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक में दो स्टेटमेंट है, केल्विन प्लैंक कांस्टेंट और दूसरा है क्लूसियस कांस्टेंट। और जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक अपन को एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन और कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर के बारे में बताता है, और ये कहता है कि जो एफिशिएंसी है हीट इंजन की वो कभी भी 1 नहीं हो सकती, और रेफ्रिजरेटर में सेकंड लॉ कहता है कि जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है बीटा वो कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो सकता बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा ये था। उसके बाद अपन ने देखा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन पे, तो फर्स्ट लॉ है, और सेकंड लॉ अपन को प्रोसेस के बारे में बताता है कि नेचुरल प्रोसेस इरिवर्सिबल स्पॉन्टेनियस है, और ये अपन को रेफ्रिजरेटर के बारे में बताया कि कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो सकता, और एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन कभी भी 1 नहीं हो सकता, ठीक है। और फ्री एक्सपेंशन गैस में क्या है, इरिवर्सिबल है, कंबक्शन रिएक्शन मिक्सचर ऑफ पेट्रोल है, प्रोसेस रिवर्सिबल तभी होगा, क्वाजी स्टैटिक में होना चाहिए, और यहाँ पे कोई भी डिसिपिटिव इफेक्ट्स नहीं होने चाहिए। तो बच्चों ये हमारा 4 पार्ट थर्मोडायनामिक्स का कंप्लीट हुआ। अब अपन करेंगे लास्ट पार्ट। थैंक यू।